जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सॉरी बच्चों, आज काफ़ी देर हो गई मुझे। मुझे लगता है पहले ही जो 10-11 आते थे वो भाग गए हैं। कोई मसला नहीं सर। हाँ जी, हम आपका वेट तो कर रहे थे 10:15 से 10:14 का आपने टाइम दिया था। हाँ हाँ। नेक्स्ट वीक जो है ना, उसमें हम लोग एक दफ़ा देख लेते हैं कि आप लोगों का जो मैंने उसमें से मैं आपके सिलेबस में से कुछ एक दो चीज़ें मैं देख रहा था, उसको थोड़ा जी सा सर। फिलोसफी वाला पार्ट में कह रहा था कि वो मैं एक दफ़ा आप लोगों को ना खुद पढ़ाता हूँ, जो मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था। मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक ना आपको वो एक दफ़ा खत्म करवा दूँ। ठीक है सर। तो जो मैंने असाइनमेंट्स वगैरह आप लोगों को दी हुई थी सर वो। अभी ना मेरे कुछ क्वेश्चन जी जी, पूछें पूछें, कौन से क्वेश्चन हैं आपके? सर, वो मैं आपसे फिर कभी पूछ लूँगी किसी एंडिंग वाले लेक्चर्स में। वो केसेस के बारे में थे जो आपने एक 200 केस और वो पढ़ाया था ना, तो एक केस के तो मैंने कर लिए थे क्वेश्चन, एक के रहते हैं। एक 200 केस था और एक मौलवी तमीज़ुद्दीन केस था। हाँ जी, वो मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला हो गया था, 200 रह गए। वो तकरीबन दोनों केसेस एक ही नोयत के थे। तो वो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, उसमें हम 200 केस एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है सर। आज से आपने सिविल सर्विसेज का कहा था। सिविल सर्विसेज का आप लोगों के क्वेश्चन ही वो कुछ थे। अगर आप लोगों ने कुछ पूछने हो तो मुझे बता दें। आप लोग अगर कुछ पूछना चाह रहे हो तो उसे अपने सिविल सर्विसेज के बारे में। सर सबसे पहले तो मैंने एक क्वेश्चन करना था कि अभी कोविड के बाद सीएसएस का क्या होगा, स्ट्रक्चर वगैरह, और मतलब उसकी एक तो एज लिमिट भी तो होती है ना, तो काफ़ी लोग होंगे जिनके ये वाला साल तो वेस्ट हो गया, तो उसमें कोई चेंजेस वगैरह आएंगे सीएसएस के एग्जाम में? सीएसएस की जो एज लिमिट होती है ना, वो पहले थी 28 ईयर्स, ठीक है। अब इन्होंने 30 ईयर्स कर दी हुई है। एक चीज़ तो ये होगी। तो दूसरे नंबर पे ये है कि ये कोविड के बाद शायद ये कोई दें, क्योंकि पीएमएस के एग्ज़ाम जो है उसकी तो डेट शीट आ गई है। क्योंकि जो सीएसएस के जो ऑफिसर्स होते हैं ना, जो असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो पीएमएस के थ्रू आते हैं, और एक होते हैं जो सिविल सर्विसेज के थ्रू आते हैं। जो सीएसएस के थ्रू आते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, फेडरल, मतलब कि उनकी पूरे पाकिस्तान में पोस्टिंग्स होती हैं, और इनकी बड़ी तेज़ी के साथ ये कल को जाके सेक्रेटरी और कमिश्नर बन जाते हैं। तो जो पीएमएस के थ्रू आते हैं ये होते हैं पेपर्स सीएसएस से ज़रा इजी होते हैं, कंपटीशन इसमें कम होता है। और ये एसीज होते हैं, और मतलब ये भी डीसी लग ही जाते हैं। मतलब इनकी जो दौड़ है वो डीसी शिप तक होती है, उसके बाद ये कमिश्नर तक मुश्किल ही जाते हैं। ये बाकी होते हैं जो सीएसएस के थ्रू आते हैं, ये तो कमिश्नर भी लगते हैं, और फिर उसके बाद ये आहिस्ते आहिस्ते आगे भी जाते हैं। तो अभी उन्होंने पीएमएस की डेट शीट निकाल दी। सर ये उन्होंने कहा जी पीएमएस के पेपर होंगे। तो मेरे काफ़ी दोस्त यार जो है ना, वो मुझे खपते रहे हैं कि आप पीएमएस का आप भी दें पेपर। तो मैं सिर्फ और सिर्फ ना, मैंने कहा यार 5-6 महीने है, मेरी मसरूफियात बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं दे सकूँगा। तो अब बीच में आ गया ये पेंडेमिक का इशू, ठीक है। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो लोगों को 4-5 महीने का टाइम मुझे लग रहा था कि मेरे लिए थोड़ा है, तो वो तकरीबन अब टाइम बढ़ता 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 8-9-10 महीने तक चला गया है, ठीक है। तो इतने महीने में तो बड़े आराम से अब 4-5 दफ़ा तैयारी बंदा कर सकता था। तो पीएमएस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वैसे पंजाब के लड़के ने अगर असिस्टेंट कमिश्नर आना है ना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आइंस्टाइन ही हो या बहुत स्ट्रॉन्ग उसके पास हो। तो
CSS के लिए एज लिमिट जो है वो पहले 28 ईयर्स थी, अब इन्होंने 30 कर दिया है। और PMS की मेरे ख्याल में, PMS की मुझे श्योर नहीं है कि 28 है कि 30 है। लेकिन जब आपको इसमें एज का इतना इशू नहीं होता, लोग पहले कोई जॉब्स कर लेते हैं। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर लोगे ना तो आपको एक्सटेंशन मिल जाती है। मतलब लाइक अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में आ गए हो तो उसमें ये होगा कि आपको 5 साल तक की एक्सटेंशन मिल जाएगी PMS के लिए। मतलब अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो गए हो तो आप 35 साल तक PMS दे सकते हो। और अगर आप CSS के एग्ज़ाम देना चाहते हो तो 32 ईयर्स तक दे सकते हो। मतलब आपको एज की एक्सटेंशन मिलती रहती है इसमें। तो एज के लिए अगर आपने, आपको लगता है कि आपने देने ही देने एग्ज़ाम, और आपने अब मतलब ये काफ़ी लोग हैं, पिछले दिनों एक लड़का है वो पंजाब पुलिस में कांस्टेबल भर्ती हुआ था, तो वो वक्त के साथ 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 वो पेपर देता गया, उस बंदे ने कोई पेपर नहीं छोड़ा। मतलब उसने सिविल सर्विसेज की तीनों अटेम्प्ट दी, उसमें वो फिर इंटरव्यू में रह गया, फिर उसने PMS की दी, उसमें रह गया, फिर उसके बाद इनका अपना कोटा आता है तो उसमें जाके आखिरी कोटे में वो भाई जो है ना, माशाल्लाह वो असिस्टेंट कमिश्नर हुआ। तो एज लिमिट जो है ना, जिन लोगों की जॉब 3 साल तक की जिनकी जॉब हो, उनकी एज लिमिट एक्सटेंड कर जाती है। तो ये आपको बड़े अच्छे इसमें ऑप्शन आ जाती है। इसको बाहर ले जाओ या साथ वाले कमरे में ले जाओ, साथ वाले कमरे में ले जाओ इसको। जी बच्चों, हाँ सामना क्या पूछना चाह रही हो आप? जी सर, आपने कल पढ़ाया ना डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का, तो इस पे मैंने थोड़ा सा पढ़ा। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं, एम्बेसडर्स वगैरह होते हैं, उन पे उनके ऊपर लॉज वगैरह अप्लाई नहीं होते जिस स्टेट में वो लोग रह रहे होते हैं, जिस कंट्री में वो लोग रह रहे होते हैं। लेकिन जो उनकी होम कंट्री होती है, वहाँ के भी लॉज उन पे नहीं होते। नहीं नहीं, वहाँ जहाँ देखो, जहाँ पे आप ड्यूटी के ऊपर हो वहाँ के लॉज आप पे अप्लाई नहीं होंगे। बट इफ़ यू आर द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, तो आप पाकिस्तान अपने मुल्क के तो हो। अब अमेरिकन को बंदा डिप्लोमेट पाकिस्तान में आता है, बेसिकली दे आर नहीं द नहीं, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर स्टेट्स, ठीक है, एंड दे आर द गेस्ट्स ऑफ द होस्टिंग स्टेट। ठीक है, तो जो एक होस्ट एक गेस्ट को प्रिविलेजेस दे सकता है, ये इम्यूनिटीज़ जो हैं, ये डिप्लोमेटिक प्रिविलेजेस वो होते हैं। लेकिन जब ये लोग अपने मुल्कों में वापस जाते हैं, वहाँ पे अब आप सबसे बड़ी मिसाल है रेमंड डेवस की, ठीक है। रेमंड डेवस को यहाँ से इन लोगों ने डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत ही निकाला था ना, उसको बाद में इन्होंने डिप्लोमेट उसको साबित करके, और सारा वैसे भी उसका मतलब पूरा हिसाब था उसका, इंटेंशनल किलिंग में नहीं था वो। तो उसमें जो है वो, मगर फिर भी अगर रोकना चाहो तो उसमें बेशक दियत हो गई या सारा कुछ हो गया, तो मतलब वो कत्ले ख़ता में उसको उन्होंने किया, रैश ड्राइविंग में। तो आप ये देखो कि उसके बावजूद वो चला गया बाहर। वो मतलब उसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी उसकी एक तो उन्होंने की, फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने एक और काम किया कि जब वो जैसे ही बाहर के मुल्क वो गया, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा हिल चुका हुआ था, वो कहते हैं ब्लैक वाटर्स को भी देख रहा था और सारे उस तरह के। तो बाहर जाके उसने किसी पार्किंग स्लॉट में उसने किसी और के साथ बदतमीजी की है अपने मुल्क जाके, तो उन्होंने उसको 5-6 महीने के लिए अंदर कर दिया। वो एग्रेसिव एग्रेशन इनके अंदर आ जाता है। आपको पता ना, ये जो आर्मी से रिटायर होते हैं और ये सारे बाहर के मुल्कों में, तो इनके घर टूट जाते हैं, शादियां नहीं इनकी चल पाती, ज़हनी मरीज हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना एग्रेशन दिखाया होता है। क्योंकि जंग जीतने के लिए तो वो इनको एग्रेशन का ही कहते हैं ना। तो इतना एग्रेशन इन्होंने दिखाया होता है कि जाते ही इनकी अपनी बीवियों के साथ तलाक हो जाती है, ठीक है, बच्चों को मारना शुरू कर देते हैं। तो ये भी जो था, रेमंड डेवस जो था, ये कोई बेसिकली एम्बेसडर थोड़ी था या डिप्लोमेट थोड़ी था, ये तो वो अफगानिस्तान को डील कर रहा था पाकिस्तान में बैठ के, सारे इस तरह की इसकी ट्रेनिंग थी। तो इसने यहाँ पर इसको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत उन्होंने निकाला है, ठीक है। तो वो बाहर गया है, तो उसने जाते जाते किसी के साथ उसकी हाथापाई हुई है, तो उन्होंने उसको उठा के अंदर जेल में कर दिया। तो ये बेसिक तो इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक है, फॉरेन सर्विसेज एंड डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, और ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसको आप जितना पढ़ते जाओ ना, मैं आप लोगों को बता दूँ, मेरा अपना मतलब एक दोस्त है, बेसिकली वो ब्लाइंड है। तो वो पहले उसने CSS टॉप किया था, तो वो आया था चौथे के 5वें नंबर पे। तो उसको इन्होंने पहले फॉरेन फॉर इंफॉर्मेशन ग्रुप दे दिया था।
तो उस पर फिर उसने रिट की कोर्ट पे, उसने कहा जी मैं इन्फॉर्मेशन ग्रुप में नहीं जाऊंगा, मैं टॉपर हूँ, तो मुझे मेरे जैसा मिलता जुलता मुझे कोई ग्रुप दें। पुलिस सर्विसेज में वो जा नहीं सकता था, तो उस वक्त जो जस्टिस साहब थे ना, उन्होंने उसको दे दिया पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पैस ग्रुप, कि आप चलें ये डीएमजी ग्रुप चले जाएं। तो डीएमजी ग्रुप के लिए फील्ड की ड्यूटी ज़रूरी है। उसमें फिर मसला बन गया, तो उसको फिर उन्होंने अब फॉरेन सर्विसेज दिया है, मैंने बताया था। तो वो बेसिकली ब्लाइंड है एक बंदा ना, और बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ी हमारी अच्छी गपशप लगती है। तो मैं अक्सर उसके साथ बैठूँ ना, तो मैं बताता हूँ उसको, मैं कहता हूँ कि तुम लोग, तो वो हंसता है, वो कहता है हाँ वाकई ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन वो कहता है कि अगर हम लोग खुद अपनी इम्यूनिटी को वेव ऑफ करके, कहता है हम लोग जा सकते हैं। लेकिन उसके उसके साथ भी बात हुई थी, कोई टेक्निकल पॉइंट बीच में निकला है तो निकला, लेकिन वो भी कह रहा था कि यार ये वाकई ये जो पावर्स होती है ना इम्यूनिटी की, कहता है कि ये बहुत ज़्यादा होती है। मतलब वाकई वो कहता है कि कोई एक दो चीज़ या कोई केसेस इस तरह के निकल आए हैं, ठीक है। मतलब आपको मैं बता रहा हूँ कि आपके बच्चे गए हैं, फैमिली गई है, ठीक है, उन्होंने भी आपके साथ जाना है, पढ़ना है वहाँ पे, पाकिस्तान से आपको लहदा पे मिलनी है, वहाँ पे आपको लहदा पे मिलनी है। और जो डिप्लोमेट होता है ना, वो किसी भी मुल्क का मेहमान होता है। तो मेहमान जो होता है, जिस किसी मुल्क में मेहमान के साथ अच्छा सलूक नहीं होगा ना, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन हैं, ठीक है, यूएन के चार्टर्स हैं, उसकी ये सीधी सीधी वो होगी, खिलाफ वर्जी होगी। और उसको बड़ा आयरन हैंडेडली उसको डील किया जाएगा, और बड़े उस मुल्क को बड़े बुरे तरीके से डील किया जाएगा। आपको पता है इस बात का? मतलब ये जो अब हमारे मुल्क में जब रिलीजन के नाम पे कोई किलिंग होती है, तो ठीक है, हमने तो मुसलमान होने का फर्ज अपना अदा कर लिया, ठीक है, ना हमने कभी नमाज पढ़ी, ना कभी हमने कुरान पाक खोल के देखा, ठीक है बच्चों, ना हमने कभी किसी भूखे के पेट में खाना डाला, ना हमने किसी बेवा के सर पे हाथ रखा, ना हमने कभी किसी जिस बच्ची के सर पे दुपट्टा नहीं, उसके सर पे चादर नहीं रखी, ठीक है। लेकिन जन्नत में जाने का हमें सबसे आसान रास्ता पता है, कि हमने जो है ना किसी को कत्ल करके हम जन्नत में जा सकते हैं, ठीक है, किसी काफर को मार के जन्नत में जा सकते हैं, या जो भी है। तो बात इसमें ये है कि मैं रिलीजन की बहस में नहीं मैं पढ़ सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब इस तरह का कोई इंसिडेंट किसी भी मुल्क में होता ना, तो इंटरनेशनली जो वो मुल्क है ना और वहाँ का जो निज़ाम है, उसको बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है। वो कहते हैं कि जी इस मुल्क के अंदर रिलीजियस इंस्टेबिलिटी है, लोगों के अंदर वो नहीं है, क्योंकि देखो पूरी दुनिया है, ठीक है, पूरी दुनिया में सारे लोग इकट्ठे मिलकर रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे छोटी सी बात को लेके इसमें जुमरे में मैं उसको मरज़इयों को नहीं शामिल कर रहा, ठीक है, क्योंकि मरज़इयों के साथ तो उनके साथ तो इशू ही हमारा टोटल कुछ हो रहा है ना। मतलब जो क्रिश्चियन भाई हो गए हमारे, ठीक है, हिंदू हो गए, सिख हो गए, ठीक है, मैं अभी उनकी बात कर रहा हूँ। जो अहमदी रिलीजन है, वो कुछ और है, उसको मतलब ना तो बाकी का मैं आपको बता रहा हूँ कि बाकियों के साथ तो हमें हुक्म है ना कि हम लोग प्यार मोहब्बत अमन से रहें, लेकिन कोई भी बात होती है, लोगों के जाती ग्रज भी होते हैं ना, तो लोग कहते हैं जी अल्लाह माफ़ करे जी, फलाना जो है इसने हमारे रिलीजन के खिलाफ इसने बात की है, तो वो फिर उसके इतने बुरे हालात आ जाते हैं कि गवाहियाँ भी नहीं उसके खिलाफ आती। मतलब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में मुझे याद है इसी तरह कोई सीन हुआ था, कोई छोटा मोटा, तो पूरी की पूरी उन्होंने दो तीन उन्होंने बंदे मारे, इधर से मुस्लिम्स उन्होंने मारे, कोई उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ, तो वो इन रिटेलिएशन उन्होंने क्या किया, पूरी की पूरी कॉलोनी लाहौर में उन्होंने जला दी क्रिश्चियंस की। तो ये इस तरह की जो रिलीजियस इंस्टेबिलिटी है ना, इसकी वजह से बेसिकली आपके मुल्क का नाम खराब होता है। वो कहते हैं कि जी इंडिया के अंदर 25 करोड़ मुसलमान रह रहा है, तो मतलब हिंदू पर सारे मिलकर उनको भी मारना शुरू कर दें, या पूरी दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे। तो वो कहते हैं जी आपके अंदर एक रिलीजियस स्टेबिलिटी हो, आपके अंदर इतना हो कि जी आप बाकी मज़ाहिब के लोगों के साथ भी आप उनको रखो। लेकिन ये है कि फिर वही बात है कि छोटी मोटी कोई बात होती है तो लोग उस पर जो है ना वो रिलीजन का धब्बा लगा देते हैं। बाहर उसने वो की नहीं होती, लेकिन लोग कहते हैं जी हाँ जी इसने गुस्ताखी किया, और गुस्ताखी पे फिर हर मुसलमान का खून खोल जाता है, वो कहता है जी इसने क्यों बात की है। तो जो डिप्लोमेट्स जो है ये, मतलब हर बंदे का मिजाज होता है, कोई लोग फॉरेन सर्विसेज में जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग जो हैं वो जाना पसंद करते हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना पसंद करते हैं, ठीक है। मैं मतलब अगर देखूं, अगर तो आप ऐसी नौकरी चाहते हो कि बस दुनिया में आपको कोई ना जाने और आप दुनिया घूमें, आपके बच्चे दुनिया घूमें, ठीक है, और बड़ी लीड क्लास ज़िंदगी गुजारें, तो आप फॉरेन सर्विसेज ज्वाइन करते हो। और अगर आप कहते हो कि जी पूरे पाकिस्तान में आपका धड़ल्ला हो, ठीक है, किसी दूर दराज की फैमिली में से भी कोई लड़का एसी हो जाए ना, या कोई लड़का एएसपी हो जाए, तो पूरा खानदान जो है ना उसका वो
मार्केट में आ जाता है, लाइमलाइट में आ जाता है कि जी फलाना ने मुंडा जड़ा है ना फलानी जगह ते डीपीओ लग गया या फलानी जगह ते डीसी लग गया, तो पूरी बरादरी जो है उसको सलाम साहब बोल रही होती है। तो ये मतलब ये हायरार्की जो है ना इसी तरीके से चलती है। इसके एग्जाम्स मैंने आपको बताया होते हैं हर साल फरवरी के महीने में, एक दिन में आपने 2 एग्ज़ाम देने होते हैं और ये 10 से 12 दिनों में एग्ज़ाम इंक्लूड होते हैं। और इसकी तैयारी के लिए बस यही तरीका बेहतर है कि अभी से लोग तैयारी करनी शुरू कर दें इसकी बेसिक सब्जेक्ट्स की। सबसे बड़ी जो इसकी एसे राइटिंग जो है ना वो सबसे डिफ़िकल्ट होती है। ऐसे राइटिंग पे लोग अपना गौर करना शुरू कर दें, जोर देना शुरू कर दें, लिखना ढेर सारा शुरू कर दें, बाकी सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, बाकी कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। ये इंटरनेशनल लॉ का एक सब्जेक्ट है, ठीक है, वो 15 दिन में कवर हो जाता है। जेंडर स्टडीज़ है वो 15 दिन में कवर हो जाती है। इस्लामियात 15 दिन में कवर हो जाती है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस और पाकिस्तान अफेयर्स इस तरह के थोड़े सब्जेक्ट्स हैं, तो उसकी फिर यही है ना माशाल्लाह हम लोगों का अलमिया बच्चों क्या है कि हम लोगों ने ज़िंदगी के 10 साल इंग्लिश पढ़ी होती है। ऐसे ही है, 10 साल कह रहा हूँ, 12-13 साल पढ़ी होती है। नर्सरी से लेकर बीए तक हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमसे इंग्लिश नहीं बोली जाती। इसी तरह हम लोगों ने नर्सरी से लेकर 12वीं जमात तक हम लोगों ने पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी होती है। सीएसएस में भी वही इस्लाम पाकिस्तान अफेयर्स आती है, ठीक है। हमने ओ क्लास हो रही है, मैं नर्सरी से लेकर 12 क्लासेस तक जो है 12वीं क्लास तक आप लोग इस्लामियात पढ़ते हो, ठीक है। उसके सीएसएस में भी वही इस्लामियात आती है, लेकिन हमसे वो भी क्लियर नहीं होती। मसला ये है कि हम लोग जो अपनी बेसिक्स है ना उस पर ध्यान दें, और हकीकत है तोड़ मोड़ के जो है ना वो आगे जाकर यही चीज़ें सामने आपके आनी होती हैं, कोई इतनी रॉकेट साइंस की उसमें आनी होती है। जी बच्चों कुछ और, ये तो मुझे लगता है तुम मुझसे भी छोटा ले आए हो। कोई साहब नई चीज होती है ना, चीज़ की नली जड़ी ना वो डलती वो और चीज है। सर एक और क्वेश्चन है। तो वो ले आते। सर्दी वो महंगी बड़ी देंगे। अच्छा चलो मैं तुमसे करता हूँ बात है। जी पूछे हमने क्या पूछ लिया आप? जी बच्चों आज ना थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा इतना ही मुझे मिल सका है, तो ये थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट में आपको डील कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी दूसरी क्लास के ओके सर। है ना वो इसके अंदर आ गए हैं, तो फिर इस तरह समझ नहीं आती। मैं आज काफ़ी लेट तुम लोगों की क्लास मैंने ली है, ठीक है।